आई होप आप पढ़ रहे होंगे और भरपूर तरीके से पढ़ाई करिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो मैंने नोट्स दिए उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपका बोर्ड वगैरह बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको फिजिक्स में वो टॉपिक बताऊंगा कि जिसको आप करने से 70 नंबर में से 40 के ऊपर तो ला सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो आपको उन टॉपिक्स को नोट कर लेना है। मैं उन टॉपिक्स को आपको बता रहा हूं, पीडीएफ फाइल नहीं है अभी, मैं उन टॉपिक्स को बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। जिन बच्चों को केवल वो ये सोच रहे हैं कि हम केवल पास हो जाए फिजिक्स में, मतलब हमारे आ जाए 60, 65, 70 नंबर, तो उनके लिए ये बेसिकली ये वीडियो है। और बाकी जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, वो अपना आराम से मस्ती से सारे एग्जाम्पल करते जाएं, सारे डेरिवेशन रखते जाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके अच्छे ही नंबर आएंगे। उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जो अभी भी चाह रहे हैं कि शायद कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाए जिनसे मैं फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो हम बेसिकली बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो चैप्टर है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जैसे कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ये वाला, इसका जो डेरिवेशन है वो भी कर लीजिएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गॉस थ्योरम देख लीजिएगा। गॉस थ्योरम थ्योरी आती है और इसका डेरिवेशन भी अधिकतर आता है और हो सकता है इस बार पूछा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये भी कर लीजिएगा जो पहले चैप्टर में। उसके बाद अब उसी का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इस वाले चैप्टर से आपकी एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल हैं जो मैंने टिक लगाए हैं आप केवल उनको लगा सकते हैं। उनको लगाने से ही मतलब यह है कि आपका काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैपेसिटेंस वाले से। अधिकतर प्रूवमेंट नहीं पूछा जाता है, कभी कदार की बात अलग है, लेकिन अधिकतर न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। तो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टर ग्राफ देख लीजिएगा, 1 या 2 नंबर में ग्राफ आ जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कार्बन रजिस्टर और कलर कोडिंग से एक न्यूमेरिकल पक्का मिलता है, तो आपको कलर कोडिंग थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एडी करंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किरचॉफ लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला नहीं पूछा जाता, सेकंड वाला पूछा जाता, तो आपको सेकंड वाले पर ज्यादा फोकस करना है और इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, या तो थ्योरी या तो न्यूमेरिकल। तो अगर आप एक भी न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपका काम भर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इस वाले चैप्टर से, ये जो बेसिकली जो थर्ड यूनिट है जो आपका चैप्टर ये मैग्नेटिज्म वाला है, इससे अधिकतर थ्योरी या डेरिवेशन ही आता है। न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस है कि पूछा गया है, लेकिन आपको ये चैप्टर, इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी और जितने भी प्रूवमेंट है वो आप जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतना आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं फोर्थ यूनिट बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आप एडी करंट देख लीजिएगा, लेंज लॉ देख लीजिएगा, फैराडे लॉ देख लीजिएगा, 1-1, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन अधिकतर पूछा गया है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ठीक, और इससे एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, कंफर्म है, एलसी ऑसिलेशन वाले से, एलसीआर से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, इससे अधिकतर न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। लेकिन जो चैप्टर 6 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे थ्योरी और डेरिवेशन ही आता है। चैप्टर 7 वाले से केवल एक न्यूमेरिकल आएगा, एलसीआर वाला। आप एलसीआर वाला न्यूमेरिकल अगर लगा लेंगे तो एलआर और एलसी वाला वो दोनों ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी, कभी कभी क्या होता है कि एलसीआर वाले का प्रूवमेंट भी पूछता है। अगर ऐसा आप चेक करेंगे पिछले 4 साल 5 साल के पेपर में, तो अधिकतर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में अगर हम देखें रे ऑप्टिक्स में, तो इसमें देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब भी आ जाता है। ठीक, और उसके बाद मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
इससे एक डेरिवेशन आएगा लास्ट वाले टॉपिक से, जो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव मिरर वाले से, उससे आएगा, और एक न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा न्यूमेरिकल आता है, और एक डिस्पर्जन वाले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको रे ऑप्टिक्स में कंप्लीट करना है, ठीक। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, रेडियस अपीयरेंस क्यों होता है। ये रीजन वाले जो क्वेश्चन है जो आपके पिछले पेपर में आ चुके हैं, आप केवल उन्हीं को ही रट लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद करते हैं वेव ऑप्टिक्स की बात। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या, देखिए वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका डेरिवेशन थ्योरी पूरी, और उसी के बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन और तो ज्यादा कुछ नहीं है। डबल स्लिट और सिंगल स्लिट दोनों का लीजिएगा, डबल स्लिट ज्यादा पूछा गया, सिंगल स्लिट कम पूछा गया, ठीक। अब आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। तो इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा गया है। पोलराइजेशन ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये पूछा गया है। डी ब्रोगली रिलेशन, प्लैंक कांस्टेंट, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर की बात करें तो एटम्स और न्यूक्लियर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा लाइमन बामर ब्रैकेट पास्चन ऑफ फंड सीरीज, उस वाले क्वेश्चन को कर लीजिए। वो क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हर बार पूछा गया है, तो आपको वो वाला पार्ट ज्यादा कंप्लीट करना है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जिसमें कई सारी सीरीजेज हैं, ठीक है, वो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको पीएनपी एनपीएन डायग्राम रख लीजिएगा। एक की थ्योरी याद करेंगे, दूसरी थ्योरी ऑटोमेटिकली सी याद हो जाएगी, ठीक है। जीनर डायोड, एवलांच ब्रेकडाउन डायोड, पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, ये सारी जो थ्योरी आती है, डिपल्सन रीजन, ये सारी थ्योरी इससे आती है, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ये सारी जो मेन थ्योरी है वही आपको याद करनी है। उसके बाद लॉजिक सर्किट, सबसे आसान चैप्टर। लॉजिक सर्किट से क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज लॉजिक गेट, एंड और नॉट के बारे में, या हो सकता है कोई दो गेट मिलाकर कोई तीसरा गेट, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, वो पूछा जाए, तो आपको वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है। इतना जितना मैं बता रहा हूं उतना होता। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम में उसमें अधिकतर थ्योरी आती है और आप उसको लिख लेंगे, उसको केवल आप एक बार अगर थॉरो स्टडी कर ले एक बार, तो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो आपको जो टॉपिक मैंने बताया, अगर आप उस टॉपिक को कर लेंगे तो आपके 40 के ऊपर नंबर बहुत आराम से आ सकते हैं, 40-45 आ सकते हैं, ठीक है। इतना आपको करना है। और बाकी जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो जिसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की, उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो अपना आराम से मौज से पढ़ाई करते रहे, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो बातें मैंने बताई उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, एक टिक लगा लीजिए, और जितने मैंने एनसीईआरटी में टिक लगाया उसको भी आप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।